पोटेंशियल एनर्जी। एक देश बाद में क्लास में कहाँ चला जाता है भाई? क्यों नहीं ज्वाइन कर पाया भाई? बोलना। खेलने? अच्छा, तो तेरे पापा को पता है? तेरे पापा को पता है ये चीज? क्या कि तू खेलने गया हुआ है और क्लास चल रही है? भाई तेरे पापा को पता है कि क्लास चल रही थी और तू खेल रहा था? हम्म, ये पता है उनको? नहीं पता? ओके, आज हम और कहीं नहीं जाएगा तू भी, समझ में आ रहा है? क्लास खत्म होने तक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही करना है हमको, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये जो हम पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका कोई प्रूफ नहीं है, रिटन प्रूफ नहीं है, ठीक है? ये हमने बस मान रखा है। तो ऐसी फिजिक्स में बहुत ही कम चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है, मतलब आई मीन जिनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। बाकी आपने देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक प्रूफ था। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ था, डेरिवेशन था, मैथमेटिकल प्रूफ था, ठीक है? यस, वो ऐसे ही मैंने वो इक्वेशन नहीं लिख दी। कौन सी इक्वेशन थी? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये वाली इक्वेशन थी। ये ऐसे ही नहीं लिख दी, ये बाकायदा निकाली गई थी, है ना? लेकिन ऐसा कुछ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ नहीं है, ठीक है? तो वो उन रेयर चीज़ों में से एक है। ओके, कुछ रेयर चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ी है। एक रेयर चीज़ ये हो गई। दूसरी रेयर चीज़ क्या थी? दूसरी रेयर चीज़ शायद वर्क थी, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद ये प्लस और माइनस दोनों में एग्जिस्ट करती है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हैं, उनका ध्यान आपको रखना है। इन केस अगर किसी लोग कुछ को नहीं पता था तो आप जान लो। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट स्टिल एग्जिस्ट इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जाम में आएगा, ठीक है? इसका ध्यान रखना आपको। ये बोलता है इन एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी है छोड़ दो इनको। मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है ये बताओ, कोई बताएगा मेरे को? कंजर्वेशन, कंजर्व करना या कंजर्व हो रही है? देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एनर्जी एनर्जी इज, सुनो ध्यान से, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड मतलब ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये एनर्जी जो होती है कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है? बट हाँ, ये एक फॉर्म से, ठीक है, दूसरे फॉर्म में बदल जाती है बस, ठीक है? एक वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ये बदल जाती है, ठीक है? कभी ख़त्म नहीं होती, ओके? और एनर्जी जो है कभी भी क्रिएट नहीं होती। एनर्जी को कोई क्रिएट नहीं कर सकता। आपके पास जो एनर्जी है वो किसी और फॉर्म से आप उसको कन्वर्ट करके अपने लिए यूज़ कर रहे हो। कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि फ़ैन था। फ़ैन एक मैकेनिकल काम कर रहा है। मैकेनिकल काम कैसे कर रहा है? रोटेट होके। फ़ैन कैसे काम कर रहा है? रोटेट होके। लेकिन मैं फ़ैन को एनर्जी कहाँ से मिल रही है रोटेट होने की? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? तो फैन ने एनर्जी क्रिएट नहीं की, फैन ने वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी बदल ली, बस और कुछ नहीं किया उसने। समझ रहे हो? तो ये हमेशा जो एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये कभी पैदा नहीं होती,
इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। लेकिन हम मानते हैं हमारे लिए, अर्थ के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है। पहली बात तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इट इज ऑलवेज टोटल एनर्जी। और यहाँ पर हमने दो एनर्जी के बारे में बात की, वो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है, किसका सम है, पोटेंशियल और काइनेटिक का, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक का सम, ठीक है। कल भी हमने बात की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू। अबे तेरे को रट्टा मार रखा है बस, बॉडी ऑफ वर्च्यू ऑफ, अबे समझ लो बे, जरा सा इधर उधर हुआ तो देखो क्या होता है। जानते हो रट्टा मारने से क्या होता है, लेकिन फिर भी एनर्जी पोजेस्ड बाय द, आप वर्च्यू नहीं यूज कर सकते मत करो वेंदा। चलो मैं आपको ना बिना वर्च्यू के लिखाता हूँ। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, यही है कि नहीं। यहाँ पर ये याद रखना है, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी जो होती है वो। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ड्यू नहीं लिखा है, ड्यू टू इट्स मोशन, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपको ये याद रखना, मोशन एनर्जी किसकी वजह से, मोशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी किसकी वजह से, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ये याद रखना है आपको, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। गुड, दोनों जूल में नापा जाता है, दोनों जूल में मेजर किया जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने ब्रीफ आइडिया दिया दोनों के बारे में। तो याद रहे टोटल एनर्जी कभी भी कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। और ये कैसे कंजर्व्ड रहता है, ध्यान से देखो इधर एक बार। मान लो कि एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टोन रखा है, ये क्या है, एक स्टोन है, ठीक है। ये स्टोन चुपचाप पड़ा हुआ है, लेकिन आप चुपचाप नहीं पड़े रहना चाहते, ठीक है। आपने क्या किया, इसको उठाया, नीचे से उठाया, सीढ़ियाँ चढ़ी आपके घर में जो सीढ़ियाँ हैं, और आप इसको कहाँ पे ले गए, रूफ पे, ठीक है, रूफ पे ले गए। अब जरा ये बताओ, अगर आप यहाँ से पत्थर को ड्रॉप करोगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, बेवकूफ, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब वो गिरना शुरू होगा, गिरना होगा जब, मैं आपको बोल रहा हूँ जब आप ड्रॉप करोगे उस टाइम पे इसकी एनर्जी क्या होगी, किस फॉर्म में होगी, एकदम इस पॉइंट पे, एकदम यहाँ, जब आप हाथ में लेके रखोगे, यहाँ पर इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ही अपनी काइनेटिक एनर्जी दिखा देगा, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। टोटल, ये माइक बंद करो यार। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से। जब इस पत्थर को आप ऊपर से घेरेंगे, जब कभी भी आप इस पत्थर को ऊपर से घेरोगे, ठीक है, इस तरह से नीचे आएगा वो, ये ऐसे करके नीचे आएगा और यहाँ आके गिर जाएगा, यहाँ आके रुक जाएगा, ठीक है, वापस यहीं आके गिर जाएगा। मान लो ये रहा वो पत्थर। जब आपने ऊपर अपने हाथ में इसको ऐसे करके पकड़ के रखा था, तब टोटल एनर्जी बॉडी में सिर्फ किसकी फॉर्म में है, सिर्फ इसकी फॉर्म में है ना, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में।
जब तक आपने पकड़ रखा है, जब तक आपने पकड़ रखा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। ठीक है, तो मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ मान लो कि मैंने कैलकुलेट कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी ना यहाँ पर है 100 जूल। कितनी है? 100, चलो ठीक है, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं, 10 जूल। ठीक है, मान लो कि इस पॉइंट पे आपके हाथ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल। ठीक है, हम यहाँ पर इसमें ऐसे करते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, और ये ग्राउंड पे, ग्राउंड को ले रहे हैं हम जी। ठीक है, ये 3 हम पॉइंट ले रहे हैं उसके नीचे गिरने में। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ अलग रंग से, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ध्यान दो ध्यान देखना, इधर ध्यान से देखो। अगर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ व्हाट एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ, आपसे पूछा जाए किस एनर्जी की बात होती है? कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, वो बदलती नहीं है, वो जितनी पहली थी उतनी बाद में भी रहती है। ठीक है, नाउ टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, जब आपके हाथ में थी। आप जरा एक ही चीज बताओ, मैंने आपको कल भी क्लास में 2 बार बताया था कि जब कभी भी बॉडी नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। और उसकी वेलोसिटी क्यों बढ़ती है? क्या बता रहा है भाई लक्ष्य? यस, दिस इज द आंसर, बिकॉज वो एक्सेलरेट होती है। कितने एक्सेलरेट, कितनी तेजी से एक्सेलरेट होती है? कितना होता है एक्सेलरेशन? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होती है, इसलिए। तो जरा आप ही बताओ मेरे को, कल भी मैंने ये बात बताई थी आपको कि पॉइंट जब उसका, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, तो बताओ ए पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या बी पे? क्योंकि वो जितना नीचे आएगा उतना तेज रहेगा, और जितना तेज रहेगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी। ये कल हमने बात की थी ढंग से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमने बात कर ली 0 पे या ओ पे। ओ पे आपके हाथ में यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है, याद रखना टोटल एनर्जी 10 जूल है। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, अब हम आ गए हैं ए पे, आपने छोड़ दिया और पत्थर आ गया ए पे, स्टोन इज एट ए। जरा आप मेरे को बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी अब भी 10 जूल ही रहेगी, लेकिन ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो है काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं रहेगी, अब काइनेटिक एनर्जी कुछ थोड़ा सा बढ़ जाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगी, थोड़ा सा मतलब आप मान लो 3 जूल हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट किस फॉर्म में हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी अपनी एनर्जी धीरे धीरे किसको एनर्जी दे रही है? काइनेटिक एनर्जी को। तो ए तक अगर उसने 3 जूल दे दिया है काइनेटिक एनर्जी को, तो उसके पास कितना है? 7 जूल। क्यों? क्योंकि स्टार्ट कितने से हुआ था? 10। तो अब जरा मेरे को बताओ, स्टार्टिंग में टोटल एनर्जी थी 10, तो अब ए पर टोटल एनर्जी कितनी है? 7 + 3 कितना है? 10 है ना, तो टोटल एनर्जी अब भी 10 है। अब मान लो बी मिड पॉइंट है, ऊपर से लेके नीचे तक का बी मिड पॉइंट है, यहां पर भी टोटल एनर्जी 10 जूल ही रहेगी। ठीक है, हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी 5 जूल हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल रहे। जब सी पे आ जाएगा तब भी टोटल एनर्जी 10 जूल ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल रहे और काइनेटिक एनर्जी 7 जूल रहेगा। याद रहे, ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी देखो बढ़ रही है नीचे आते आते, और क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, और वो वेलोसिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ जो वो ग्राउंड पे आएगा, एक्चुअली ग्राउंड पे आएगा नहीं बोल सकते, जब वो एकदम ग्राउंड को टच करेगा, जब वो एकदम ग्राउंड को टच करेगा तब तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी टोटली खत्म हो चुकी होगी, लेकिन टोटल एनर्जी 10 ही रहेगी। लेकिन इस समय जैसे ही वो ग्राउंड को टच करेगा उस समय तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0 हो जाएगी, और सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो ये 10 जूल रहेगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया कि कैसे टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है? हाँ,
कैसे ऊपर से नीचे आते वक्त पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। बिल्कुल यही काम होता है डैम्स में। ठीक है, डैम को इस तरह से बनाया जाता है, मान लो देखो ऐसे करके रिवर है, ऐसे करके चुपचाप रिवर बह रही थी, अचानक से बीच में आके ऐसे करके एक खड़ा कर देंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे और मोटा बनाएंगे वॉल को। ठीक है, मोटा बनाएंगे ऐसे करके वॉल को, और यहाँ से क्या होगा, पानी पीछे की तरफ रुकता चला जाएगा, और पानी कहाँ तक आके खड़ा हो जाएगा, ऊपर तक। जो पानी नीचे हुआ करता था कभी इस लेवल पे, और वो यहाँ तक आके खड़ा हो जाएगा। बहुत हाइट करके बनाते हैं। पानी क्या होगा, यहाँ भर जाएगा। यहाँ क्या हुआ है, पानी आप देख रहे हो भरा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर गेट बना देंगे इस तरह से। ठीक है, गेट ऐसे करके गया, तो अलग अलग तरह के डैम होते हैं, ऐसे ऐसे करके गेट्स बना देंगे, एक एक करके खोलेंगे। ये एक गेट है, इसको खोल देंगे, फिर इसको खोल देंगे, ऐसे करके एक एक खोलेंगे। नहीं तो कहीं कहीं पे गेट ऐसे होते हैं, बड़े बड़े होल होते हैं, बहुत बड़े होल। इसको खोल देगा तो पानी क्या होगा, तेजी से आएगा। क्यों तेजी से आएगा, क्योंकि पानी ने हाइट गेन कर ली। पानी ने हाइट गेन कर ली मतलब पानी में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, वो पानी को सीधा किस पे फेंका जाता है, टरबाइन पे, जो घूमता है। अब वो कैसे घूमेगा, जैसी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे पानी नीचे को गिरेगा उसमें क्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बहुत तेज होती है। वेलोसिटी बहुत तेज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 करके कम होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि स्पीड बढ़ती है। अब जैसे ही ये इस पे गिरेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, तेज घूमना शुरू करेगा। समझ में आया? इसीलिए डैम के आगे जब पानी खुलता है, गेट्स खोले जाते हैं, तो बहुत ही तेजी से पानी आता है। ठीक है, सिर्फ इसी चीज को, पहले ये पानी जब ये स्ट्रक्चर नहीं बना था, ये स्ट्रक्चर नहीं बना था, तो सीधा सीधा ऐसे करके नदी बह रही थी, तब कोई कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन हमने क्या किया, बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बीच में ऐसे करके स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ताकि पीछे की तरफ पानी भरता चला जाए, भरता चला जाए, और एक हाइट तक आ जाए। एक हाइट के बाद आप अगर पानी को छोड़ोगे तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है ही। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ाओगे, जैसे ही गेट खोल दोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, इसीलिए उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? तो बस अब यही चीज़ जो मैंने बताया ना, बिल्कुल यही चीज़ एग्जैक्टली सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अब जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इन एक्टिविटीज 11 पॉइंट, ये जो भी होंगी एक्टिविटीज देख लेना। वी लर्न दैट द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये मैंने आपको बता दिया कि एक से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है। What happens to the total energy of a substance during or after the process? Whenever energy gets transformed, the total energy remains unchanged. क्या मैंने ये चीज़ बता दी आपको? Total energy remains unchanged. This is the law of conservation of energy. According to this law, अब देखो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए what is conservation of energy, जो कि पक्का पूछा जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहाँ से है देखो, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और destroyed. It can neither be created and nor destroyed. The total energy before and after the transformation remains the same. The law of conservation of energy is valid in all situation and for all kind of transformation. हर जगह ये चीज साबित होती है। ठीक है, इसको आप हर जगह पे अप्लाई हो सकती है ये चीज। कंसिडर एन सिंपल एग्जांपल, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h। मैंने यही किया था, पत्थर को ऊपर से फेंका था ना। एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, जो कि एट द स्टार्ट पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, तो उस समय एकदम ऊपर में तो काइनेटिक एनर्जी लगभग बहुत कम होगी। एंड काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी ही होती है जो कुछ होती है, mgh है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, व्हाई इज काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो? बताओ, चलो आंसर दो। व्हाई इज काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो एट द स्टार्ट?
जल्दी बोलो यार, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि उसमें वेलोसिटी जीरो होती है शुरू में, इसलिए। हाँ, वेलोसिटी जीरो है इसलिए, बोल ही नहीं रहा है कोई कुछ। इट इज बिकॉज द वेलोसिटी इज जीरो, बोलते ही नहीं हो। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 mgh। जब उसमें काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। एज इट फॉल्स, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। If v is the velocity of the object and at given instant the kinetic energy would be half mv square। half mv square आप जानते हो। As the fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase। क्या डिक्रीज होगा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या इंक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी। फिर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, उस समय हाइट क्या होगा? जीरो होगा। तो एम जी एच में एच अगर जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो हो गई। एंड वी विल बी द हाइएस्ट, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी, कहाँ गया? देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी बाय लीस्ट। ठीक है। However, the sum of potential energy and kinetic energy of the object would be same at all point। सम हमेशा सेम होगा। सम क्या है? सम को ही तो मैं ले रहा था ना, टोटल एनर्जी। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमेशा 10 आ रहा था, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा था ना, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी। तो एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी। Thus, the sum of kinetic and potential energy of an object is total mechanical energy। क्या है वो? Total mechanical energy। We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आई होगी, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। We find during the free fall of the object, the decrease in the potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे नीचे आते समय पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, उसी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे क्या करना है? हियर द इफेक्ट ऑफ एयर रेसिस्टेंस ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन इग्नोर्ड। इसको हमें इग्नोर करना है, मतलब वहाँ और कोई किसी तरह का फ्रिक्शन बॉडी को फील नहीं हो रहा है। ठीक है। दस is there is thus a continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy। कोई भी बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे आती है तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे करके काइनेटिक एनर्जी में बदलता चला जाता है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई क्या? कैसे कैसे टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, यहाँ मैंने आपको बताया। समझ में आई कि नहीं बात? पक्का? कोई डाउट? तो मैं आपको बता दूं, आपने वर्क पढ़ लिया, आपने एनर्जी पढ़ ली, दोनों लगभग सेम है। कल भी मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में, कि वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और किसी बॉडी में एनर्जी डालनी है तो उस पर क्या करना पड़ेगा? भाई कल भी मैंने बताया कि वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और किसी बॉडी को एनर्जी देनी है तो उस पर क्या करना पड़ेगा? उस पर वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीजें, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला यूनिट, अगली फिजिकल क्वांटिटी, विच इज पावर। ठीक है। एंड इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या मैंने आपको फिजिक्स में रेट का मतलब पहले भी बता रखा है क्या? यस।
व्हेन वी कंपेयर समथिंग विद टाइम। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि किसकी पावर ज्यादा होगी। वो कैसे पता चलेगा? जो किसी काम को जल्दी से कर सकेगा। रेट का मतलब क्या है? अब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? टाइम से। और जब हम टाइम से कंपेयर कर रहे हैं किसी वर्क को, तो भाई को वो पर्टिकुलर वर्क कितने समय में कंप्लीट हो रहा है। अब हम समय से कंपेयर करेंगे, और जब हम वर्क को समय से कंपेयर करते हैं तो हम इस क्वांटिटी की बात करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट? क्या हम सब एक ही पेस पे काम करते हैं? मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग उसको 1 मिनट में करते हैं, कुछ लोग 1.5 मिनट में करते हैं, कुछ लोग 2 मिनट में करते हैं, और कुछ कर ही नहीं पाते। तो सबका रेट ऑफ डूइंग वर्क अलग अलग है, ठीक है। डू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट? क्या मशीन जो है अलग अलग रेट पे काम करती हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रेट होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। कैसे? आप अपने घर में 1000 वाट का बल्ब लगा लो या 10 वाट का बल्ब लगा लो, है ना। आप भी जानते हो कि बिल किस में आएगा ज़्यादा, ठीक है। ये आप भी जानते हो। क्यों? क्योंकि ये वाला जो 1000 वाट का जो बल्ब है, ये क्या करेगा? ये आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। और जबकि 10 वाट जो है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट, ठीक है। यहाँ पर देखो, कंसिडर टू चिल्ड्रन ए एंड बी, लेट अस से दे वे द सेम। दोनों का वेट लगभग सेम है। बोथ स्टार्ट क्लाइंबिंग अप अ रोप सेपरेटली, बोथ रीच द हाइट ऑफ 8 मीटर। लेट अस से ए टेक्स 50 सेकेंड्स एंड बी टेक्स 20 सेकेंड्स। तो कौन ज़्यादा इफेक्टिव है? कौन जल्दी से चढ़ गया ऊपर, ए या बी? ए ने 15 सेकेंड्स लिए, है ना। बाकी लोग भी बोलना है। वट इज द वर्क डन बाई ईच? वर्क डन सब दोनों का कितना है? वर्क डन उतना ही है। वर्क में टाइम का कोई लेना देना नहीं, बिकॉज वर्क इज व्हाट, एफ इंटू एस, है ना। एफ इंटू एस, यहाँ पे टाइम नहीं आता तो कुछ नहीं। जब उन दोनों का वेट लगभग बराबर है तो फोर्स उतना ही है ना। जब वेट बराबर है तो फोर्स चेंज नहीं हो रहा, फोर्स सेम है। दोनों ने क्या करना है? दोनों ने क्लाइंब करना है रोप। रोप का डिस्टेंस जो है वो ए ने जितना ट्रेवल किया है बी ने भी उतना ही ट्रेवल किया होगा, तो ये भी चेंज नहीं हो रहा। जब ये दोनों ही चेंज नहीं हो रहे तो दोनों का वर्क डन उतना ही है, सेम है ना। जितना वर्क डन ए ने किया है उतना ही वर्क डन बी ने किया है, ठीक है। बी ने ज़्यादा लिया है। द वर्क डन इज सेम, देखो क्या बोलता है, द वर्क डन इज सेम। However, A has taken less time than B to do the work. Who has done more work in the given time? से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ज्यादा काम किसने किया है? 1 सेकेंड में ज्यादा काम, याद रखना, ए ने किया है। अरे भाई बी क्यों? जरा देखो एक बार क्यों। वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। जरा आप ही बताओ, 1 सेकेंड बाद यहाँ से शुरू किया है, अगर अगर बी ने 1 सेकेंड बाद यहाँ पहुंचा है तो आप ही बताओ ए जो है 1 सेकेंड के बाद यहाँ होगा या नहीं होगा, या इससे कम होगा बी से हाइट। ये भाई ये बी जो इतना ऊपर चढ़ गया है और ए इतना चढ़ जाएगा, तो बताओ बी, ये समझ में आया कि नहीं कि बी पीछे क्यों है? क्योंकि बी धीरे धीरे चढ़ रहा है ना, उसको 20 सेकेंड लगा पूरा पहुंचना, ये 15 सेकेंड में ही चढ़ गया। तो इसका मतलब आफ्टर 1 सेकेंड जो है बी कम चढ़ा होगा, है ना। बोलो। तो दोनों का वर्क डन जरा देखो, दोनों का वेट लगभग सेम है, तो मैं इसको जीरो नहीं बोल रहा हूँ, सेम है, तो ये तो सेम है। लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, एस किसका ज़्यादा है? एस किसका ज़्यादा है? ए का। ए ने डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा किया है, तो जब इसका ए ज़्यादा है तो बताओ ये ज़्यादा हुआ ना। ए अगर ज़्यादा है तो वर्क डन बाई ए विल बी मोर देन वर्क डन बाई बी इन 1 सेकेंड।
है ना। तो बस यहाँ पर टाइम जो है अपना फैक्टर प्ले करना शुरू कर दिया, इसलिए टाइम इम्पोर्टेंट हो गया। ए स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू सर्टेन वर्क रिलेटिवली लेस टाइम, है ना। मान लो आपको क्या करना है, एक है मान लो 25 kg का एक बैग है ना, और ऐसे कितने बैग हैं, ऐसे 10 बैग हैं। तो जिसके शरीर में खूब जान है, बढ़िया से उठा लेता है ना, उसको 10 मीटर दूर आपको ये 10 बोरियां रखनी है, तो उठा के जाके फटाफट रख देगा। जो खुद मुश्किल से 50 किलो का है, उसके लिए अपने शरीर का आधा वजन उठाना है 25 किलो, है ना। वो क्या करेगा, बड़ी मुश्किल से उठाएगा, फिर लेके दौड़ेगा यहाँ तक, फिर थक जाएगा, जल्दी धीरे धीरे करके 10 बैग किसी तरह पहुँचाएगा तो पहुँचाएगा, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये वही बोल रहा है, स्ट्रॉन्गर पर्सन में डू सर्टेन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम, ए मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन शॉर्टर टाइम। क्यों, आपको हैदराबाद से जाना है, मान लो आपको हैदराबाद से जाना है दिल्ली, ठीक है। तो आप ही बताओ, एक बाइक है 2 व्हीलर, है ना, और एक कार है। कार एक हैवियर व्हीकल है, ये आपको हमेशा जल्दी पहुंचाएगा बाइक से, है ना। तो जो भी पावरफुल व्हीकल होता है वो काम तेज कर सकता है। पावरफुल इसीलिए क्योंकि उसमें कोई काम को तेज करने की क्षमता है, तेज कर सकता है इस काम को। We talk of the power of machine like motorbikes and motor cars. The speed with which the vehicle changes energy, the speed with which these vehicles change energy or do work on is a basis of their classification. Power measures the speed of the work done. Power क्या measure करता है? अब आपने पावर के बारे में पहली चीज पढ़ ली। पावर क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ द वर्क डन, मतलब कि कोई काम कितना तेज हुआ है। समझ में आ गया? कोई काम कितना तेज हुआ है, दैट इज पावर। दिस इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब मैंने आपको पहले ही बता रहा है, वर्क बोलो या एनर्जी बोलो एक ही बात है। तो इसने वर्क की फॉर्म में भी डेफिनेशन बताइए पावर की, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और अलग अलग डेफिनेशन एक और बताइए, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑफ एन एजेंट, इफ एन एजेंट, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार वर्क के साथ एक बार एनर्जी के साथ, ठीक है। इफ एन एजेंट डज अ वर्क W इन टाइम T, देन द पावर इज, याद रखो, पावर इज ऑलवेज इक्वल टू W/T। अब कभी कभी इस W की जगह आपको एनर्जी भी लेना पड़े तो घबराना नहीं, क्योंकि दोनों लगभग ऐसे ही ये सेम आ जाती है कभी कभी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उस एनर्जी को करने के लिए, सॉरी, एक वर्क को करने के लिए 10 जूल, एक वर्क को किया और उसका वर्क कितना है 10 जूल, वर्क जो है अगर 10 जूल है, तो आप ही बताओ इस वर्क को करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए। भाई एक काम है, एक काम लगभग क्या इतनी चाहिए, बता, लगभग मतलब 9 अगर ले लूं तो 1 जूल की एनर्जी, 1 जूल की एनर्जी कहाँ से लाएगा। तो इसीलिए एनर्जी बोलो या क्या बोलते हैं वर्क बोलो, एक ही बात है। क्यों? अभी देखो ये सबसे बढ़िया समझाया है, सबसे बढ़िया, कि एक वर्क को करने के लिए आपको चाहिए 10 जूल, मतलब एक वर्क को किया तो 10 जूल लगा वर्क, ओके। अब जरा बताओ इस 10 जूल ऑफ वर्क को करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 10 जूल ही लगेगी। इसीलिए कभी वर्क की जगह सीधा एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 10 है जूल। यहाँ जरूरी चीज ये है कि द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, क्या है, वॉट। ये भी इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट, जेम्स वॉट के ऑनर में, तो ये कैपिटल W रहेगा, ठीक है, कैपिटल W रखना है, हैविंग द सिंबल W, कैपिटल W। देखो अब एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज 1 वॉट ऑफ पावर, आपको सीधा सीधा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ वर्क,
1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 पास्कल ऑफ प्रेशर और 1 वॉट ऑफ एनर्जी। ये सब आपको याद करके जाना है एग्जाम में। अगर आप इनके बिना जा रहे हो तो आप अपना 1 नंबर खो दोगे। समझ रहे हो? ये करके ही जाना है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सो 1 वाट ऑफ पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है। We can also say that power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per second। क्यों जूल? वर्क की एनर्जी है जूल में, वर्क का यूनिट है जूल, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो इसका क्या आएगा? जूल पर सेकेंड। पावर क्या होगा? जूल पर सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को आप क्या कहते हो? वॉट। वॉल्ट नहीं, वॉल्ट नहीं। 1 वाट इज 1 जूल पर सेकेंड। और यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, वी एक्सप्रेस लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट्स। बस किलो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, किसी भी चीज़ में किलो लग जाता है मतलब उसमें 1000 लग जाता है बस। 1 किलोवाट कितना है? 1000 वाट। 1 किलोवाट ऐसे देखो यहाँ लिख रखा है, ठीक है। और वाट क्या है? जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड ऐसे लिख दिया, जूल पर सेकेंड। हालांकि इतने दिन से आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, 3-4 चैप्टर पढ़ चुके हो, अब आप ये देख के तो कभी भी घबराना नहीं। The power of an agent may vary with the time. This means that the agent may be doing work at different rate at different interval of time। ठीक है, मतलब कि ध्यान से देखना, हाँ बहुत ही ध्यान से। आप भी समझ गए हो कि पावर क्या होता है? वर्क बाई टाइम। यही होता है, बोलो यही होता है ना? बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, है ना? जरा आप ही बताओ, 10 जूल ऑफ वर्क, पावर बाई सुहेल। 10 जूल ऑफ वर्क किया है 10 सेकेंड में। पावर ऑफ हृदेश, 10 जूल ऑफ वर्क किया है 9 सेकेंड में। पावर ऑफ कौन बच गया? ये लक्ष्य, ये 10 जूल ऑफ वर्क कर रहा है 11 सेकेंड में। ठीक है, अब जरा आप बताओ किसका पावर सबसे ज्यादा है? भाई सिंपल सी बात है, तेरा नहीं है, देश का होगा। तू, तेरी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, जरूरी है तू ही हो। जब समझो यहाँ पे, पावर ऑफ हृदय विल बी द मोस्ट, उसके पीछे होगा सुहेल और उसके पीछे होगा लक्ष्य। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो एक चीज समझो, आप बताओ पावर ज्यादा उसकी होती है जो ज्यादा समय लेता है या जो कम समय लेता है? तो यहाँ सबसे कम समय कौन ले रहा है? ये ले रहा है, ये सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है, ये रहा। फिर उसके बाद ये है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अब आप मैथ मैथ की तरह देखो इसको, तो देखो ध्यान से, ये सब फ्रैक्शन है, ये सब फ्रैक्शन है। तो आप ही बताओ, वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है ना फ्रैक्शन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है? इसका। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो, उसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ये बात तो मैंने आपको कितनी बार बता रखी, ये बात मैंने आपको प्रेशर में भी बताई थी। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? थ्रस्ट बाई एरिया। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। इसीलिए आप जो बैग वोग पहनते हो उसके स्ट्रैप्स मोटे होते हैं। कील जो होती है, नेल, उसके एंड में हमेशा शार्प कॉर्नर होते हैं। इस तरह से अगर कील है, नेल है, तो वो कॉर्नर कैसे होंगे उसके? एकदम शार्प होंगे, ताकि प्रेशर मैक्सिमम रहे, एरिया यहाँ कम से कम रहे और प्रेशर मैक्सिमम रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्क डन मैंने सेम रखा है, तो वर्क डन पे हम ध्यान ही नहीं देंगे। सिर्फ किसकी वजह से पावर डिसाइड होगी? टाइम की वजह से। समझ गए? अब इधर आओ, द पावर
ऑफ एन एजेंट में वेरी विथ टाइम. दिस मीन्स दैट द एजेंट may be doing work at different rate at different interval of time. Therefore, the concept of average power is useful. एवरेज वहीं आता है जहाँ पर चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है. आपने इससे पहले एवरेज कहाँ पढ़ा था? एवरेज कहाँ पढ़ा था? परसेंटेज. अबे एवरेज, एवरेज का कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा था फिजिक्स में? एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था ना. एवरेज डिस्टेंस का पढ़ लिया रे तूने? अरे मतलब कुछ भी बोलता है यार. एवरेज डिस्टेंस कहाँ पढ़ा बे तूने? एवरेज स्पीड पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था. तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्यों? क्योंकि हर इंस्टेंट पे स्पीड अलग अलग आती है. अच्छा. We obtain average power by dividing the total energy consumed by total time taken. Average total energy by total time. समझ गए? अब देखो यहाँ पे टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट कितना? 400 न्यूटन. दोनों का वेट सेम है. क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर. ठीक है. वी नेम वन गर्ल एज ए एंड द अदर बी. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish the task. What is the power expended by each girl? पहले तो ये बताओ A और B दोनों में से पावरफुल ज़्यादा कौन है? क्यों? अरे कम टाइम लिया इसीलिए जल्दी खत्म किया ना. दोनों अलग अलग चीज़ें थोड़ी है. कम टाइम लिया इसीलिए जल्दी खत्म हुआ. ठीक है. तो जरा देखो ध्यान से. वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज फोर्स. फोर्स क्या है? वेट है. इनटू डिस्टेंस है ना. फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स कितना है? 400. इंटू डिस्टेंस कितना है? 8. ये वर्क डन है. तो पावर क्या होगा? वर्क डन बाई टाइम. ए ने कितना टाइम लिया? 20. इसको ख़त्म करो, ये आ जाता है 20. ये आ गया 160. क्या होगा? वाट. 160 वाट. दूसरे केस में, दूसरे केस में पावर बाई, ये तो ए था, पावर बाई बी दिख रहा है क्या? पावर बाई बी कितना होने वाला है? पावर बाई बी इज, तो वर्क डन तो सेम रहने वाला है 400 इंटू 8. और इसको लगा है 50 सेकेंड. ये पूरा का पूरा इससे 8 से जाएगा. ये कितना आ गया? 16 वाट. तो इसने, हाँ सॉरी 64. तो जरा एक चीज़ बताओ, ये 64 वाट और ये 160 वाट लग रहा है बस, है ना. बिल्कुल यही काम कर रखा है. देख लो यहाँ पे. अब देखो यहाँ वर्क डन कैसे किया इसने? एम जी एच क्यों लिया है? मैंने आपको बताया एफ इंटू एस होता है. डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क. और यहाँ पर वेट, वेट इंटू, अरे वेट इंटू डिस्टेंस इज हाइट. वेट क्या होता है? एम जी. और इधर हाइट है एच. इसलिए वर्क डन को एम जी एच ले रखा है. ठीक है. एम जी एच बाई टी. तो यहाँ पर आ गया 160 वाट. 160 वाट आ गया था हमारा भी. अब बिल्कुल सेम वर्क डन यहाँ भी था, तो इतना आ रहा था, इसका आ रहा है 64 वाट. पावर एक्सपेंडेड बाई ए इज 160 एंड पावर एक्सपेंडेड बाई बी इज 64. समझ में आया कि नहीं? तुम देख ये पढ़ते रहोगे, मैं तुम्हें ये सब बताता रहूँगा, बहुत मज़ा आएगा. लेकिन तब तक नहीं होगा ये चीज़ अच्छी, जब अच्छी तब तक नहीं लगेगी जब तक आप इसको करोगे नहीं खुद. ए बॉय ऑफ मास 50 kg. यहाँ देखो एम, जब कभी भी जो चीज़ दिया रहे उसको लिख लो. मास है ये. रन्स अप स्टेयर्स एट 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड. तो अप स्टेयर्स जाता है ये कितना? 45 स्टेप्स भागता है ऊपर. कितने सेकंड में? 9 सेकंड में. इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर एक स्टेप की हाइट कितनी है? 15. और ऐसे कितने स्टेप हैं?
तो 15 इंटू 45 कितना हो गया? तो करना पड़ जाएगा ना। गुड, 675। 675 सेंटीमीटर जा रहा है, याद रहे सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6.75 मीटर। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, मीटर में होगा। तो वेट ऑफ द बॉय, वेट ऑफ द बॉय क्या होगा? mg, 50 इंटू 10, क्योंकि जी यहाँ पर 10 लेने के लिए बोला गया है। पावर फाइंड करना है, 500 न्यूटन आ गया। हाइट ऑफ द स्टेयरकेस कितना आ गया? 6.75 मीटर, यहाँ पे भी मैंने बताया। वर्क डन बाई टाइम क्या है? mgh/t है ना। और यहाँ पर क्या है? mg यानी कि mg कितना है? 500। h कितना है? 6.75 बाई 9 सेकेंड, 9 सेकेंड लगा है। 9 सेकेंड कहाँ लिखा था? 9 सेकेंड लिखा था ना, 45 स्टेप इन 9 सेकेंड। आ गया कितना? 375 वाट। क्या ये बात क्लियर हुई? पक्का? व्हाट इज पावर? चलो बताओ जल्दी से। वेरी गुड, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू W/T। डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। बोलो। वर्क डन इन 1 जूल। यस, गुड, 1 जूल इन 1 सेकेंड। A lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. What is the power? देख के बोलो बिना अक्षर में। कितना होता है? वोल्ट। फिर तू वोल्ट बोला। वाट बोल, वाट। डिफाइंड एवरेज पावर क्या है? ये देखो ये रहा, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। बस सिंपल बात, टोटल लगा दो बस। तुम्हारे बुक के क्वेश्चन देखो, तुम ऐसे ही कर रहे हो मजे मजे में। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हम कल पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है। और ये जितना चैप्टर हो गया उतना पढ़ लोगे आज,